नमस्कार दोस्तों, अगर ईश्वर की इच्छा हो तो परिस्थितियां भी स्वयं उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। ऐसा हम सब ने अपने संपूर्ण जीवन में कई बार देखा और सुना होगा। लेकिन कभी-कभी ईश्वर इच्छानुसार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो साधारण मन की कल्पना से ही बहुत दूर होती हैं। आज की कहानी भी खुदा की मर्जी से किए गए अजीबोगरीब हैरत अंगेज घटनाओं का जिक्र करती है। तो आइए सुनते हैं हिंदी और बांग्ला साहित्य के सर्वाधिक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार विमल मित्र जी द्वारा रचित बेहद ही दिलचस्प कहानी मर्जी खुदा की। अपने लेखक जीवन में खुद लेखक ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसका कारण यह कि एक लेखक के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि उसे जीवन भर लिखना पड़ता है। जिंदगी भर उसे बढ़िया चीज लिखने की विवशता होती है। कोई एक अच्छी किताब लिखकर रुक जाने से काम नहीं चलता। यदि अच्छी किताब वह लिख चुका है तो दूसरी किताब अच्छी ना होने पर कोई उसे माफ नहीं करेगा। सिर्फ अच्छा लिखना होगा, यही नहीं और अच्छा, और भी अच्छा, हमेशा अच्छा। तो लीजिए पेश है मेरे अपने दोस्त शरदिंदु की कहानी, शरदिंदु की अजीबोगरीब शादी की कहानी। उम्र हो जाने पर सबकी शादी होती है। वैसे मनुष्य के जीवन में शादी होना अनिवार्य हो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों के सभी दोस्तों की शादी कुछ एक साल आगे पीछे हो चुकी है। उन सबकी शादी में हम लोग दल बनाकर बाराती बनकर गए थे। दल बनाकर किसी विवाह उत्सव में शामिल होने का मजा कुछ और ही है। इसका अनुभव पाठकों में से अधिकांश को जरूर होगा। लेकिन सिर्फ शरदिंदु की शादी को लेकर जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी, वैसी मुसीबत शायद मानव इतिहास में कभी भी नहीं आई होगी। शरदिंदु की शादी एक इतिहास की सृष्टि करने वाली नजीर बनकर रह गई है। हम लोगों का शरदिंदु भी एक दिन रिश्वत के एक षड्यंत्र का शिकार हो गया था। किस्सा शुरू से ही बयान करना बेहतर होगा। शरदिंदु हमारे दल में होते हुए भी हमारे दल से अलग था। हम लोगों की तरह उसके पास पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद कुछ भी नहीं थी। ना ही उसके पास कुल गौरव की कोई कहानी जुड़ी हुई थी। दुनिया में अगर उसका कोई था तो सिर्फ एक बूढ़ी विधवा माँ। हम लोगों में से सभी किसी न किसी सिफारिश की बदौलत कोई न कोई नौकरी हासिल कर चुके हैं। लेकिन शरदिंदु को नौकरी कौन देता? शरदिंदु को अगर कोई भरोसा था तो सिर्फ कुछ ही ट्यूशनों का। दिन रात घोर परिश्रम करके वह जो कुछ थोड़े से रुपए कमा पाता, उन्हीं से दोनों प्राणियों की गुजर बसर होती थी। शरदिंदु की विधवा माँ हम लोगों को देखते ही कह उठती, बेटे क्या तुम लोग शरदिंदु के लिए एक नौकरी नहीं ढूंढ सकते? मानो हम लोगों के लिए नौकरी ढूंढ पाना चुटकियों का खेल था। या फिर नौकरी नहीं मिलती तो उसकी शादी ही करा दो। बहुधा ऐसा भी होता है कि किसी किसी की किस्मत शादी के बाद पलट जाती है। शादी भी तो नहीं होती शरदिंदु की। लेकिन शरदिंदु जैसे बेकार लड़के के साथ अपनी लड़की का ब्याह भला करता भी कौन? शरदिंदु की माँ कहती, लेकिन दुनिया में बिना माँ बाप की ऐसी लड़कियां भी तो हैं जिनकी शादी में दान दहेज देने को कुछ भी नहीं होता। देने को अगर कुछ होता है तो सिर्फ कन्या कलश। मैं भला और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? मेरी भी तो काफी उम्र हो चली है। क्या बहू का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी? शरदिंदु की माँ की पीड़ा हम लोग समझते थे, लेकिन शरदिंदु को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह हमेशा हंसते हंसते सारे दुखों का बोझ अपने कंधे पर उठाए घूमा करता। राज दरबार हो या शमशान, हर जगह वह प्रसन्न रहता। ना तो उसे किसी से कोई नाराजगी थी और ना ही किसी से जलन, यानी जिसे कहते हैं
सदाशिव। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे ही सदाशिव की जिंदगी में ऐसी भारी मुसीबत पड़ने को थी। यह मुसीबत आई थी शादी के दिन ही, ठीक विवाह के मंडप में। हाँ, आखिरकार शरदिंदु की शादी तय हो गई थी। लड़की के माँ बाप मर चुके थे। लड़की अपने चाचा चाची के लिए भार स्वरूप थी। उस भार को कम करने के लिए चाचा चाची जी जान से जुटे हुए थे। अनेक वर्षों से भार बनी हुई लड़की को वे जिस किसी भी लड़के के हाथ सौंपकर पिंड छुड़ाना चाहते थे। इसका कारण था कि लड़के की उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वह अपने चाचा चाची के गले का कांटा बन चुकी थी। ठीक उस समय शरदिंदु जैसे बेरोजगार लड़के की भनक मिली और फिर कोई बातचीत नहीं। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ही राजी हो गए। पंचांग देखकर शादी के लग्न, दिन और तारीख तय किए गए। नजदीकी रिश्तेदारों तक शादी के निमंत्रण पत्र भी पहुंच गए। उसके बाद यथा समय शरदिंदु दूल्हे के वेश में लड़की वालों के घर पहुंचा। उत्सव करीब करीब समाप्ति पर था। स्वागत सत्कार और खिलाने पिलाने की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं थी। नाई, पुरोहित और आमंत्रित अतिथि सभी हाजिर थे। शरदिंदु को एक पीढ़े के ऊपर खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद कन्या को एक दूसरे पीढ़े पर बिठाकर दूल्हे के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा कराई गई और उसके बाद ही शुभ दृष्टि की रस्म पूरी हुई। और बस इसके बाद ही संप्रदान होने वाला था। बीच में खड़े पुरोहित जी संप्रदान का मंत्र पढ़ने ही जा रहे थे कि इसी समय एक अप्रत्याशित बाधा आ पड़ी। चारों तरफ शोरगुल मचने लगा। क्या हुआ? क्या बात है? इतना गोलमाल क्यों हो रहा है? बारातियों ने देखा कि अचानक शादी घर के सामने एक बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी आकर खड़ी हुई। उस गाड़ी से उतरकर एक संभ्रांत वृद्ध महिला चली आई। उस महिला ने सफेद रंग की कीमती साड़ी और रेशमी शमीज पहन रखी थी। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने जिसे अपने सामने पाया उसी से पूछा, क्या यही यतीन्द्र कुमार सरकार का मकान है? क्या इसी मकान का पता है 3/1 दर्जीपाड़ा लेन? उस आदमी ने कहा, हाँ। उनकी भतीजी देवयानी क्या यहीं रहती है? उस आदमी ने कहा, हाँ। उस महिला ने फिर सवाल किया, यतीन बाबू कहाँ हैं? क्या आप उन्हें एक बार बुला देंगे? उस आदमी ने कहा, वे तो इस समय बेहद व्यस्त हैं। शादी में वे संप्रदान की तैयारी कर रहे हैं। संप्रदान? कैसा संप्रदान? किसकी शादी हो रही है? उनकी भतीजी देवयानी की। देवयानी की? जी हाँ, आज देवयानी की शादी है। क्या देख नहीं रही हैं कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? दूल्हा भी आ गया है। बस अब संप्रदान होने ही वाला है। उस महिला ने कहा, नहीं, यह शादी नहीं होगी। मैं यह शादी होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। यह कहकर उन्होंने पुकारा, कालिदास, अरे ओ कालिदास। कालिदास नाम के आदमी के आते ही उस महिला ने कहा, खटक और पुरोहित जी को तुरंत बुलाओ। पुरोहित के आते ही उन्होंने पूछा, पंडित जी, आज शादी का लग्न कब तक है? माँ जी, शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। उस महिला ने कहा, ठीक है। उसके बाद बाहर खड़ी एक जीप की तरफ इशारा करते हुए उस महिला ने कहा, कालिदास, पुलिस वालों को कहो कि वे मुन्ने बाबू को यहाँ ले आए। बस कहने भर की देर थी। 7-8 राइफलधारी पुलिस कांस्टेबल एक नौजवान को घेरकर घर के भीतर ले आए। जो लोग बाराती बनकर शादी में आए थे वे राइफलधारी कांस्टेबलों को देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए। आखिर मामला क्या है? यह महिला आखिर है कौन? और फिर इस नौजवान को भला पुलिस के पहरे में क्यों लाया गया है? उसके बाद क्षण भर में ही जो घटना घटी वह दुनिया के इतिहास में किसी भी शादी के वक्त नहीं घटी होगी। हमारे दोस्त शरदिंदु को पीढ़े से उठाकर उसकी जगह उस नौजवान को बिठा दिया गया
और देवयानी अपने पीढ़े पर ही रही। लड़की के चाचा ने उस नौजवान के हाथों में ही अपनी भतीजी देवयानी का संप्रदान कर दिया और शरदिंदु बुद्धू की बाती टुकुर टुकुर उस तरफ ताकता रहा। कहानी की शुरुआत में ही जो कि क्लाइमेक्स हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ही यदि ऐसे क्लाइमेक्स की सृष्टि हो जो उसकी शेष परिणति का ग्राफ कहां, किस ऊंचाई तक, किस बिंदु तक जा पहुंचेगा। फिर भी गनीमत की बात यही है कि मैं इस दुर्घटना के वक्त कलकत्ता में मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो गुस्से के मारे क्या कर गुजरता पता नहीं। और फिर उस समय मेरा लेखक जीवन आरंभ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेखक बनने की इच्छा जरूर थी। नौकरी के सिलसिले में मैं उस समय कलकत्ता से करीब 500 मील दूर था और वह नौकरी भी ऐसी थी कि जब चाहे छुट्टी मिल नहीं सकती। वह नौकरी थी चारों ओर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की नौकरी, यानी मैं भ्रष्टाचार निवारक अफसर के पद पर था। रिश्वत की लेन देन का जो कारोबार इन दिनों भारत में फल फूल रहा है, उसकी उन दिनों शुरुआत हुई थी। उन दिनों हम लोगों के ऑफिस के सर्वोच्च अधिकारी थे दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CBI मिस्टर कुलदीप अरोड़ा, और मैं उस समय था महज एक मामूली सेक्शन ऑफिसर। मेरी आंख खराब हो जाने के कारण मैं डेपुटेशन पर रेलवे से उस समय दफ्तर में चला गया था और मेरा हेडक्वार्टर बिलासपुर में था, यानी जबलपुर से 250 मील दूर बिलासपुर में मेरा हेडक्वार्टर था। इसलिए जब मैं अपने काम के सिलसिले में जबलपुर के रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, उसी समय अपने दोस्त नरेश के चिट्ठी पाकर पहले पहल इस घटना के बारे में जान सका था। चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान रह गया। किसी विवाहोत्सव में असल दूल्हे को उठाकर राइफलधारी पुलिस कांस्टेबलों की सहायता से किसी दूसरे के साथ किसी लड़की की शादी करवा देने की घटना जैसे विचित्र थी वैसे ही नई भी थी। मैंने सोचा, हाय रे बेचारा शरदिंदु। और शरदिंदु से ज्यादा उसकी विधवा मां के बारे में सोचकर मैं चिंतित हो उठा। बेचारी ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पति से किसी तरह का सुख नहीं पाया और आखिरकार लड़के की तरफ से भी उसे घोर अशांति ही मिली। मैं शरदिंदु के बजाय उसकी मां के बारे में सोचकर ज्यादा विचलित हुआ। मैं शरदिंदु की शादी में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि उस समय मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में कलकत्ते से काफी दूर था। नौकरी जरूर करता था, लेकिन भीतर ही भीतर लेखक बनने की इच्छा अंकुरित हो रही थी। शरदिंदु की शादी को लेकर जो विचित्र कांड घटित हुआ वह मेरे लिए अत्यंत विस्मयकारी था। मैंने सोचा कि इसे लेकर क्यों न एक कहानी लिखी जाए। जबलपुर से अपने हेडक्वार्टर बिलासपुर में आकर जब मैंने यही घटना अपनी पत्नी को सुनाई तो वह भी हैरान रह गई। कुछ देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद उसने सिर्फ यही कहा, यह क्या हुआ? सचमुच यह घटना हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद कई साल बीतने पर जब मैं कलकत्ता लौटा तब दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। उनके मुंह से जो कुछ सुना उसे सुनकर मैं और भी ताज्जुब में पड़ गया। यहां भी रिश्वत, विवाहोत्सव में भी आखिर रिश्वतखोरी आ पहुंची। पूरी कहानी सुनाने के लिए शुरू से ही किस्सा बयान करना होगा, सो वही करता हूं। कलकत्ता के श्याम बाजार अंचल में जो लोग रहते हैं उन्होंने सेंट्रल एवेन्यू और विडन स्ट्रीट की क्रॉसिंग के नजदीक एक गली के किनारे एक पुरानी डिजाइन का तिमंजिला मकान जरूर देखा होगा। वह मकान सिंह खानदान वालों का है। अत्यंत रईस खानदान के रूप में खानदान चिन्हित है। किसी जमाने में कृष्णनगर के महाराजा के दीवान थे गंगा गोविंद सिंह। वे बहुत ही मशहूर रईस थे। उन्हीं दीवान गंगा गोविंद सिंह के वंश की किसी शाखा से ही इस वंश की उत्पत्ति हुई थी। एक जमाने में उनका खासा दबदबा था
और शान शौकत थी। उस समय कलकत्ता के साथ साथ लंदन में भी इस खानदान की जूट के कारोबार में मोनोपोली थी। पूरे घर में जितने कमरे थे उनकी तुलना में घर में रहने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन नौकर चाकर, मुनीम गुमाश्ते और दूर के रिश्तेदारों की संख्या कुल मिलाकर काफी थी। पूरे घर की जिम्मेदारी इसी वृद्धा माजी के ऊपर थी। माजी यानी इस घर के एक स्वर्गवासी गृहस्वामी की विधवा पत्नी। उनका लड़का स्वर्गवासी हो चुका था और लड़के की बहू भी। खानदान का चिराग अगर कोई बचा था तो उस वृद्धा का पोता। वही पोता अब सयाना हो चुका था। वही था वंश का एकमात्र कुलदीपक। भविष्य में इस पोते की एक दिन शादी होगी और शादी के बाद ही घर का कोना कोना बच्चों की किलकारियों से मुखरित हो उठेगा। इसी उम्मीद में वृद्धा माजी अभी तक जिंदा थी। वृद्धा माजी का वही पोता विश्वपति सिंह एक दिन अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन गया था। इधर वृद्धा दादी अपने पोते के लौटने की घड़ियां गिन रही थी। आखिर एक दिन पोता लंदन से लौटा जरूर, लेकिन साथ में अपनी मेम साहब बहू को लेकर। बहू के आने के कुछ महीनों के भीतर ही उसी दिन हवेली के सामने एक दिन एक भयानक दुर्घटना घट गई। ऐसी दुर्घटना जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। संभवतः उस समय तक भली भांति पौ भी नहीं फटी थी। सारे इलाके में अंधेरे का साम्राज्य छाया हुआ था। पहले पहल किसने उसे देखा था, पुलिस इसका भी पता नहीं लगा पाई थी। सिंह हवेली के ठीक सामने एक बहू की लाश पड़ी हुई थी। कब वह लाश रास्ते पर फेंकी गई, किसने लाश फेंकी, इसके बारे में किसी को भी पता न था। लेकिन एक बात के बारे में सभी सहमत थे कि वह लाश और किसी की नहीं, सिंह परिवार की बहू की ही थी। सिंह परिवार की बहू यानी विश्वपति सिंह की विलायती पत्नी। पुलिस ने आकर पूछा, इस महिला का नाम क्या है? कोई भी नाम बता नहीं पाया। सभी उसे सिंह परिवार की बहू के रूप में जानते थे। बहुतेरे लोगों ने सिंह परिवार के बेटे और बहू को कार में बैठकर जाते देखा था, और फिर उसकी शादी कलकत्ता में तो हुई नहीं थी। पुलिस ने पूछा, कहाँ हुई थी शादी? विलायत में। सिंह परिवार का लड़का कारोबार के सिलसिले में विलायत गया था और लौटते वक्त उस लड़की को ब्याह लाया था। सुना है कि बहू दोगली है। बहू दोगली है, इसका मतलब यही कि बहू के पिता बंगाली और मां मेम साहब। पुलिस ने सिर्फ मोहल्ले के लोगों की बात नहीं सुनी, बल्कि घर के नौकर चाकर, रसोइये, मैनेजर और अन्य रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज कर लिए। आसानी से कोई भी मुंह खोलना नहीं चाहता था। कुछ भी कहने में सभी लोग डर रहे थे। हो सकता है कि मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए। ऐसा होने से एक तरफ पुलिस से सजा मिलने का डर था, तो दूसरी तरफ नौकरी से हाथ धो बैठने की आशंका भी थी। माजी ही घर की मालकिन थी। ऐसा कुछ भी कहना ठीक नहीं, जिससे माजी का कोपभाजन बनना पड़े। पुलिस माजी और विश्वपति को गिरफ्तार करके थाने में ले गई। उसके बाद जब यह खबर अखबारों में प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों के साथ छापी गई, तो देखते ही देखते हर जगह लोग इसी हत्याकांड की चर्चा करने लगे। सबकी जुबान पर इसी हत्याकांड की बात थी। और फिर उस जमाने में आज की तरह सारे देश में बहुओं की हत्या करने की सरगर्मी नहीं थी, इसलिए यह समाचार लोगों के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प था। बड़े लोगों के घर का कच्चा चिट्ठा गरीब लोगों के किस्सों की तुलना में अधिक रोचक होता है। इसलिए जिनके पास समय ज्यादा था और काम की व्यस्तता कम थी, उनके मनोविनोद के लिए एक मजेदार मसाला जुट गया। निचली अदालत में लगातार मुकदमे की सुनवाई चलने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मजा और भी बढ़ता गया। बेकार के स्त्री पुरुषों का जमघट कोर्ट में लगने लगा। कुछ दिनों के बाद माजी को रिहाई मिल गई। उनके विरुद्ध कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पाया गया
लेकिन विश्वपति सिंह को नहीं छोड़ा गया। उसे जमानत तक नहीं मिली। उसी के विरुद्ध गंभीरतम अभियोग थे। गवाहों की जिरह के समय बात साफ हो गई कि विश्वपति और बहू रानी के बीच रोज ही झगड़ा हुआ करता था। सरकारी पक्ष में स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर ए के बासु ने जब जिरह शुरू की, तब सभी गवाहों ने विश्वपति के विरुद्ध ही अपने विचार व्यक्त किए। मिस्टर ए के वासु ने घर के रसोइये से पूछा, क्या तुमने कभी भी मुजरिम को नशे की हालत में देखा है? रसोइये ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, कभी कभी उन्हें नशे की हालत में देखा है। कभी कभी या हर रोज? ठीक ठीक सोचकर बताओ। हाँ, हर रोज देखा है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हुजूर की तरफ देखते हुए बोलो। रसोइया, नौकर चाकर और मैनेजर सभी स्टैंडिंग काउंसिल की जिरह से घबरा गए। घबराकर वे सच्ची बातें उगल गए। फैक्ट्री से विश्वपति सिंह नशे में धुत होकर घर लौटते थे और काफी रात बीतने तक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद बहू रानी अपनी गाड़ी लेकर घर के बाहर निकल जाया करती थी। लगभग सभी गवाहों ने ऐसा ही कहा। मिस्टर ए के बासु ने उस ड्राइवर से भी जिरह की जो बहू रानी को लेकर बाहर जाया करता था। तुम्हारा क्या नाम है? महेश। तुम सिंह हवेली में कब से काम कर रहे हो? 8 महीनों से। उस दिन से जिस दिन साहब विलायत से शादी करके लौटे थे। क्या तुम्हें याद है कि बहू रानी को लेकर तुम कहां कहां जाया करते थे? जी हाँ, कभी होटल में, कभी कभी न्यू मार्केट में। होटल में जाकर बहू रानी क्या करती थी? हुजूर, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो गाड़ी में बैठा रहता था। लौटते वक्त क्या बहू रानी के मुंह से किसी तरह की बू निकलती थी? नहीं हुजूर, बू नहीं निकलती थी। क्या तुम ठीक कह रहे हो? जो तुम कहोगे ठीक सोच समझ कर कहोगे। झूठ बोलने पर तुम्हें कड़ी सजा भी मिल सकती है। ठीक ठीक बताओ, बहू रानी के मुंह से बू निकलती भी थी या नहीं? हाँ हुजूर, निकलती थी। किस चीज की बू? शराब की? यह मैं नहीं जानता हुजूर। मिस्टर ए के बासु ने फिर धमकी देते हुए कहा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं कौन होता हूँ? हुजूर की तरफ देखते हुए जवाब दो। क्या तुम शराब की बू नहीं पहचानते? क्या तुमने कभी शराब नहीं पी? महेश ने घबरा कर जवाब दिया, हाँ हुजूर, पी है। तो फिर इतनी देर तक मस्खरी कर रहे थे क्या? ठीक ठीक बताओ, बहू रानी के मुंह से शराब की बू निकलती थी या नहीं? हाँ हुजूर, निकलती थी। और तुम्हारे साहब? महेश ने चुप्पी साध ली। उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकला। क्या तुम्हारे साहब भी शराब पीते थे? ठीक से मुजरिम की तरफ देखो, अपने साहब को ठीक ठीक पहचान पा रहे हो? हाँ, वे भी पीते थे। क्या साहब और बहू रानी के बीच झगड़ा होता था? तुम जब दोनों को कार में बिठाकर कार चलाते थे, तब क्या दोनों में झगड़ा होता था? महेश ने कहा, हाँ, होता था। मिस्टर ए के बासु ने कहा, योर ऑनर, मैं महेश से और जिरह करना नहीं चाहता। अब मैं बहू रानी की खास नौकरानी मालती को बुलाता हूँ। साक्षी मालती बालादासी। मालती ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर घूंघट ठीक कर वह कांपती कांपती कटघरे में आ खड़ी हुई। सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी, आदि शब्द उसने तोते की तरह दोहरा दिए। उसके बाद जिरह शुरू हुई। जिरह के दौरान वह घबरा सी गई। साहब जब बहू रानी का गला दबा रहे थे, उस समय तुम क्या कर रही थी? मालती चुप रह गई। वह क्या जवाब दे, यह उसकी समझ में नहीं आया। अपनी जिंदगी में उसने कभी भी अदालत का मुंह नहीं देखा था। बोलो बोलो, बात को दबा देने की कोशिश मत करो। झूठ बोलने पर हुजूर तुम्हें कड़ी सजा देंगे। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे बेहिचक कह डालो। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ हुजूर। तुम तो बहू रानी की खास नौकरानी थी। क्यों,
ठीक है ना? साहब के साथ बहू रानी का झगड़ा हो रहा था, तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा था? हाँ हुजूर। गला दबाते वक्त बहू रानी चिल्लाई थी तो? हाँ हुजूर। उसके बाद जब बहू रानी ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया तो साहब ने उसे दोनों हाथों में उठाकर बाहर रास्ते पर फेंक दिया। क्यों, यही ना? हाँ हुजूर। योर ऑनर। मिस्टर ए के वासु ने मालती बाला दासी को कुछ भी कह सकने का मौका तक नहीं दिया। ये सब बातें थी लोअर कोर्ट की। लोअर कोर्ट के जज साहब ने गवाहों के बयानों और प्राप्त सबूतों के आधार पर मुजरिम विश्वपति सिंह को जानबूझकर और ठंडे दिमाग से अपनी स्त्री की हत्या कर उसकी लाश को रास्ते में फेंक देने के अभियोग में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अनुसार फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों, आज बस इतना ही। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई और ना ही यह विश्वपति के प्रति कोर्ट द्वारा दिया हुआ जज का आखिरी फैसला था। विश्वपति, देवयानी और शिवदिंदु की किस्मतों का अंतिम फैसला होना अभी बाकी था। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए कहानी का अगला भाग लेकर जल्द ही आऊंगी। चैनल से जुड़े रहें और अपना खूब ख्याल रखें। फिर मिलेंगे कहानी मर्जी खुदा की के दूसरे एवं अंतिम भाग के साथ। नमस्कार।